आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड नेट जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है, काफी लाभकारी। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और पाठचर्या में देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करें इससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्मिलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय का प्रवर्तक अगर आपने अपना उत्तर चयन किया है स्वामी हरिदास को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास तीनों ही लोग अष्टछाप के कवि हैं। तो अगर विकल्प में आपने सी चुना है तो सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय माना जाता है। रीतिकाल का समय अगर आपने चयन किया है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। गलती से आप कभी कभी विक्रमी संवत को ध्यान में न देते हुए या विकल्प आप बी अगर चयन कर देते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो 1643 से जो है 1843 ईस्वी तक विकल्प डी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? उत्तर का चयन करिए आप और अगर आपने अपने उत्तर में चयन कर लिया है केशव दास को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है निम्न में से कौन सा रीति मुक्त धारा का कवि है? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है आलम को तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 66 है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की रचनाएं जो हैं वह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानी जाती हैं और इसी का एक अन्य नाम जो संग्रह है उसको अन्य नाम दशम स्कंद के नाम, दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है दोनों विकल्प सही हैं लेकिन गुरु ग्रंथ द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो यह उसी का अन्य नाम है और गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। दोनों विकल्प इसमें आपके हो जाएंगे सही। यहाँ प्रश्न में होना चाहिए अगर किस अन्य नाम से जाना जाता है तो सी विकल्प के साथ आप हो जाते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिल्कुल सही जवाब आपका है केशव दास, आपने सेलेक्ट किया। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभी तो मुकुट बांधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनलंगार। तो पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि द्वारा लिखी गई हैं और इसका आपको उत्तर बताना है। और अगर आपने अपना उत्तर
सुमित्रा नंदन पंत चयन किया, तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रावरे रूपक रीति अनुप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका गणानंद की पंक्तियां हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 70 है कि श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना की करने वाले हैं रामानुजाचार्य जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी संग्रह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर की वाणी का संग्रह जो है वह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया है, जिसमें साखी शब्द और साखी शब्द रामायणी तीनों ही रचनाएं हैं। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करते थे? तो खड़ी बोली का उपयोग रसा नाम से करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 73 कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? और आपने उत्तर में चयन किया प्रेम सागर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? और उत्तर में आपने चयन किया उदंत मार्तंड। ए विकल्प तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? तो आपने उत्तर में क्या चयन किया? अगर आपने प्रात समीरण किया है तो ए विकल्प के साथ आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया इसमें खड़ी बोली का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? तो शांत रस इसमें से प्रधान रस के रूप में रामचरितमानस में है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में 1875 ईस्वी चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समझदार की मौत निम्नलिखित में से किसका निबंध है? समझदार की मौत निबंध के निबंधकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने जवाब दिया प्रताप नारायण मिश्र, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, तो इसके संस्थापक इसमें से कौन नहीं थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी थे। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद त्रिवेदी। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था, जबकि 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। तो इसका डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया सन 1915 ईस्वी,
तो बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 ईस्वी में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हैं कि शारदा पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में छायावाद शब्द का प्रयोग पहली बार करने वाले हैं मुकुटधर पांडे जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? त्रिधारा और मुकुल कविताओं के संग्रह कर्ता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर अगर चयनित किया है त्रिधारा और मुकुल रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान को सी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक निम्न में से किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक कृति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका जवाब आपको बताना है और इसका अगर उत्तर आप चयन करते हैं यामा को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यह गुप्त मैथिली शरण गुप्त की रचना है शाकिर। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यामा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इसको सही क्रम में सुमेलित करना है आपको। तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, यह विकल्प इसका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है, यह आपको जवाब बताना है। तो सही जवाब क्या बनेगा? कायाकल्प विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? तो आप जानते हैं इंद्रजाल कहानी संग्रह जो है यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति कौन थे? और आपने इसका उत्तर बताया मुंशी प्रेमचंद, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक जिसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था, निम्न में से कौन सा कवि नहीं है? तो इसमें आप जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह पहले तार सप्तक के कवि नहीं हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके रचनाकार जिसके लेखक हैं अमृत राय। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या 49 है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें पार्श्विक व्यंजन आपको चयन करना है और आप जानते हैं कि पार्श्विक व्यंजन आपका ल वर्ण है। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर है और आपने सी विकल्प ही चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्थान है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध और
प्रयोग में लाई जाने वाली बोली है वह अवधी है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? तो इसका जवाब आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही विकल्प बनेगा आचार्य नरेंद्र देव। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? और आपने उत्तर दिया 343। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? और उत्तर में आपने चयन किया भाषा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अगर आपने इसमें बी विकल्प सेलेक्ट किया विसर्ग को, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है अगर देखा जाए तो फारसी शब्द में स उच्चारण न होकर के ह उच्चारण था। सिंधु शब्द के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है और सही कूट का आपको मिलान करना है। तो इसमें सुमेलित कर लीजिए आप लोग। तो सही सुमेलित क्या होगा इसका? अलंकार संप्रदाय जो है यह जो है संबंधित है भामा से, रीति संप्रदाय आचार्य वामन से, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन से, और वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक से, और रस संप्रदाय विश्वनाथ से। यानी इसका 1 से लेकर 5 तक सही सुमेलित है। इसमें विकल्प आपका 1 2 3 4 5, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में चयन किया प्रसाद गुण। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका आपको चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है और आपने उत्तर चयन किया विकल्प बी ज्योत्सना। तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? और आपने चयन कर लिया स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक। तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो कवयित्री बनता है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन करना है आपको। तो इसमें इलाहाबाद बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है इसका आपको चयन करना है और आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय होगी, जातिवाचक संज्ञा नदी होगी, क्योंकि नदी जाति का बोध है। गंगा जमुना कावेरी कृष्णा
सारी नदियां कोई भी हो सकती हैं, और यौवन जो है यह भाववाचक संज्ञा है, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास नहीं है। तो विकल्प इसका डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा समूह है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें नदी, रोटी और टोपी तीनों ही स्त्रीलिंग के बोधक हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है। तो आप ने विभक्ति का प्रयोग जानते हैं, कर्ता कारक के साथ होता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय से बनने वाले शब्द को मुख्यतः कितने भेद होते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 2 भेद। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो आंख का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो उत्तर इसका क्या आपने बनाया, विकल्प डी सुरंग बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि विलोचन, चक्षु और लोचन ये आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बनेगा सरोज, पंकज, जलज, यानी डी विकल्प के साथ आप गए और राइट आंसर इसका डी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि मृच्छ कटकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मृच्छ कटकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो मृच्छ कटकम कृति के रचनाकार शूद्रक हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर था और आपने सही उत्तर का चयन किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इको यणज सूत्र से बना शब्द कौन सा है। तो इको यणज शब्द से बना हुआ शब्द इसमें आपको चयन करना है। तो इसका सही शब्द क्या बनेगा, चयन करिए। जवाब हो जाएगा विकल्प ए पित्राज्ञा। अगला है कि पीतांबर में कौन सा समास प्रयुक्त है। पीतांबर में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो पीत है अंबर जिसका समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति में एक वचन रूप क्या होगा। तो गुरु शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन रूप बनेगा विकल्प सी गुरुणा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है। तो इसमें संस्कृत का उपसर्ग ओ नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा। तो इसका उत्तर बनेगा मतीश। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा। तो पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा आपका पठतु। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द का समास क्या है। तो प्रत्येक शब्द में समास बनेगा अव्ययी भाव समास। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुवनम शब्द में समास कौन सा है। त्रिभुवनम शब्द में समास आपको बताना है। तो जवाब इसका क्या बनेगा,
विकल्प ए द्विगु समास होगा। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द का समास क्या होगा। चंद्रशेखर शब्द में बहुव्रीहि समास बनेगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, गायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका शब्द का संधि विच्छेद बनेगा गय धन अक गायक। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद बनेगा ओ धन इत्रम पवित्रम। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाग्धनीश वागीश। विकल्प इसका सी जो है सही उत्तर है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना अगर भूल गए हैं तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं, और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्वलन ऐसे ही वीडियोज प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह मुझे देंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।